हेलो एवरीवन, आओ ईमानदारी की पढ़ाई करें। अब अभी तक अपन लोग ये पढ़े कि कौन से कंट्रोल रेलेवेंट होते हैं। रेलेवेंसी पता पड़ने के बाद अब हम उस कंट्रोल को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंड करने का तरीका बता रहा है। देखो देखो मेरी बात सुनो। कंट्रोल के अंदर एक तरीके से अगर देखा जाए इंटरनल कंट्रोल का, ये अपन तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहले टॉपिक ने हमें बताया कि जो कंट्रोल को समझना है तो उसको पूरा खोल के रख दिया, कंट्रोल को खोल दिया। कंट्रोल बोला समझ, एक एक चीज को समझ। ठीक है, कंट्रोल एनवायरनमेंट को समझ, ये लोग कैसे रिस्क असेस करते हैं वो समझ, इन लोगों ने क्या क्या कर रखा है, ये पूरा प्रोसेस है क्या रिस्क असेसमेंट का उनका, ये समझ। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम समझ, कंट्रोल एक्टिविटी समझ, मॉनिटरिंग का प्रोसेस है या नहीं है। ठीक है, तो कंट्रोल को पहले अंदर पूरा खोल के रख दिया, कंपोनेंट पढ़ लिए। कंपोनेंट पढ़ने के बाद फिर हमने देखा कि भाई हमें ये चीज़ समझनी है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें कौन कौन से कंट्रोल समझने हैं, क्या सारे रेलेवेंट होते हैं, तो फिर रेलेवेंसी की बात पड़ी दूसरे टॉपिक में। अब अपन तीसरे फेज में एंटर होते हैं कंट्रोल के। तो जो पहले फेज में अपन पढ़े थे, पहली स्टेज में जो अपन पढ़े थे वो पढ़े थे कि कंट्रोल को इसने पूरा खोल के रख दिया था ना, तो उसको समझने की बात कर रहा था। तीसरा स्टेज अपन को समझाएगा कि पहले तो कंट्रोल खोल दिया, समझने का बोला, फिर उसमें से रेलेवेंट छांट लिए। अब रेलेवेंट को समझेंगे किस तरीके से, क्या टेक्निक यूज़ करेंगे समझने के लिए, तो ये टेक्निक यूज़ करेंगे अभी। ये अभी टेक्निक आएगी इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये तीसरा स्टेज पे आ गए अपन। ठीक, तो अब अपन कंट्रोल को समझ गए। चलो क्या लिखा है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल। अब रेलेवेंट कंट्रोल को कितना समझना है और कैसे समझना है, नेचर और एक्सटेंट कैसे समझना है, कितना समझना है। तो देखो बेटा, दो वर्ड होते हैं कंट्रोल के साथ हमेशा, एक होता है डिजाइन और एक होता है इम्प्लीमेंटेशन। पढ़े ना, डिम, डिजाइन, इम्प्लीमेंटिंग और मेंटेन। ठीक है, तो दो वर्ड होते हैं, एक होता है डिजाइन और एक होता है इम्प्लीमेंटेशन। डिजाइन का मतलब जब तुम लोग ये डिसाइड करते हो कि यहाँ पर हम ऐसा कंट्रोल लगाएंगे, इस रूम में हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, तो इसको बोलते हैं कंट्रोल को डिजाइन करना। ठीक है, ये डिजाइन कर दिया। अब क्या कंट्रोल है भी सही क्या सीसीटीवी में लगे भी है क्या, चालू कंडीशन में भी है क्या। ठीक है, और वो ऑपरेट भी कर रहे हैं क्या सही से, तो सीसीटीवी कैमरे होने भी चाहिए और वो सही से ऑपरेट भी करें, मतलब चालू कंडीशन में भी होने चाहिए। ठीक है, उसे इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है एग्जिस्ट और यूजिंग, चीज हो भी सही, कंट्रोल हो भी सही, और हम उसको भाई सीसीटीवी कैमरा लगा के छोड़ दिए, चल भी रहे, मान लो चल भी रहे, हम देखते ही नहीं है मगर। ठीक है, और कोई स्टोरेज नहीं है, मतलब डेटा कोई स्टोर होता नहीं है, बस वो चल रहा है सीसीटीवी कैमरा, लाइव देख सकते हो तुम, लाइव क्या चल रहा है बस, उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता। और लाइव देखने के लिए किसी को बिठाया भी नहीं है। ऐसा सीसीटीवी कैमरा कुछ काम का है क्या? अरे कल से कुछ चोरी हो जाएगी तो पता ही नहीं पड़ेगा, पता पड़ेगा क्या, रिकॉर्डिंग तो होती नहीं है उसमें, तो क्या मतलब है लगाने का, सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। तो एग्जिस्ट भी करता हो, यूज भी होता हो। एग्जिस्ट और यूज को इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं और बनाने को डिजाइन बोलते हैं। सबसे पहले क्या इवेल्युएट करेंगे, डिजाइन या इम्प्लीमेंटेशन। और डिजाइन ही गलत है, जहां पर जो कंट्रोल लगाना नहीं चाहिए था वहां पर वो लगा रखा है, तो इम्प्लीमेंटेशन क्या बाहर लगा है, इम्प्लीमेंटेशन क्या मतलब आया उसका। ठीक है, डिजाइन ही सही नहीं है तो इम्प्लीमेंटेशन कुछ काम का है क्या, नहीं। समझ गए बात। चलो, इवेल्युएटिंग द डिजाइन ऑफ अ कंट्रोल। देखो डिजाइन का मतलब नहीं बता रहा, डिजाइन को इवेल्युएट करने का मतलब बता रहा है कि इवेल्युएट करने का मतलब पता है क्या होता है। देखो दो चीज होती है, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन। तो ये पहले क्या बताता अपन को, डिजाइन क्या होता है, फिर बताता है इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। ये डिजाइन नहीं बता रहा, ये कह रहा है डिजाइन को इवेल्युएट करना क्या होता है। कौन करेगा इवेल्युएट, ऑडिटर करेगा, अपन लोग करेंगे। ठीक है, इवेल्युएटिंग द डिजाइन ऑफ अ कंट्रोल इन्वॉल्व्स कंसीडरिंग वेदर द कंट्रोल। इवेल्युएट के अंदर क्या आता है, इवेल्युएट के अंदर आता है वेदर द कंट्रोल इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर इज कैपेबल ऑफ इफेक्टिवली पीडीसी कर सकता है क्या कंट्रोल इफेक्टिवली पीडीसी कर सकता है क्या, अकेला खुद या किसी दूसरे कंट्रोल के साथ मिलकर। ठीक है, पीडीसी कर सकता है कि ऐसा बोला। प्रिवेंट और डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग मटेरियल, ये कोमा गलत लगा हुआ है, समझ गया अभी। इम्प्लीमेंटेशन मींस, अब इम्प्लीमेंटेशन का मतलब बता रहा है। अभी डिजाइन के इवैल्यूएशन का मतलब बताया कि भाई डिजाइन के इवैल्यूएशन का मतलब है कि ये चेक करना कि क्या कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है क्या, मतलब क्या कंट्रोल इफेक्टिवली पीडीसी कर सकता है क्या, ये होता है इवैल्यूएट का मतलब।
क्या कंट्रोल इफेक्टिवली पीडीसी कर सकता है क्या? वेदर कंट्रोल इज केपेबल ऑफ इफेक्टिवली पीडीसी, ठीक है। और कौन सा कंट्रोल? इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर, ठीक है। तो हमने देखा डिजाइन को इवेल्युएट करने का मतलब होता है क्या कंट्रोल इफेक्टिवली पीडीसी कर सकता है क्या, क्या कंट्रोल इफेक्टिवली पीडीसी कर सकता है क्या, ये देखना, ठीक है। कर सकता है तो डिजाइन प्रॉपर है, कर सकता है ना अगर, तो डिजाइन प्रॉपर है। अब इम्प्लीमेंटेशन चेक कर लो, क्योंकि इम्प्लीमेंट भी तो होना चाहिए ना फिर वो। तो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कंट्रोल एग्जिस्ट भी करे और एंटिटी उसको यूज भी करे। तो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कंट्रोल एग्जिस्ट करे, एंटिटी यूज करे, कंट्रोल एग्जिस्ट करे, एंटिटी, कंट्रोल एग्जिस्ट, दैट द कंट्रोल एग्जिस्ट एंड दैट एंटिटी इज यूजिंग इट। डिजाइन को सबसे पहले कंसीडर करते हैं, याद रखना बेस है, बेस डिजाइन, ठीक है। बेस ही गलत है। जैसे मैं कंट्रोल एनवायरनमेंट को पहले कंसीडर करते हैं, अपन मैनेजमेंट वगैरह को पहले देखते हैं कि ये लोग कैसे, कंट्रोल तो इनका प्रोडक्ट है जो इन्होंने कंट्रोल बनाया है, ये लोग ढंग के तो कंट्रोल भी ढंग का ही बनाया होगा, ठीक है। ऐसे ही डिजाइन सही है तो इम्प्लीमेंटेशन भी सही होगा। एंड इम्प्रॉपरली डिजाइन कंट्रोल, अब कंट्रोल अगर सही से डिजाइन नहीं हुआ, मे रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, कंट्रोल ही सही नहीं है तो ये तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है भाई। डिजाइन गलत मतलब सबसे बड़ी कमी, ठीक। बाकी चल रहा है नहीं चल रहा तो बात की बात है, उसको तो देखना भी नहीं है, समझे। इम्प्रॉपरली डिजाइन कंट्रोल यानी कि इम्प्रॉपर डिजाइन हो कंट्रोल की, तो वो क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कहलाएगा। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल में इंक्लूड। आओ रिस्क असेसमेंट में हम क्या करेंगे, ये लाइन का मतलब समझ में आ रहा है ना? तुम लोग अभी क्या कर रहे हो? यही कर रहे हो रेप। इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग वाला पढ़ लिया अपन ने, एंटिटी और इससे एनवायरनमेंट, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल भी तो आता है, ठीक है। तो भी कंट्रोल पढ़ रहे तो कर तो अपन यही रहे ना। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल में इंक्लूड। रिस्क असेसमेंट के अंदर हम लोग कंट्रोल को चेक करेंगे, कंट्रोल को इवेल्युएट करते हैं। रिस्क असेसमेंट के अंदर इवेल्युएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। किसके ऊपर? कि डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल। रेलेवेंट अपन ने ऊपर निकाल लिए थे सारे, ठीक है। आओ देखते क्या है। सबसे पहला एंटिटी के पर्सनल की इंक्वायरी करेंगे। देखो कमाल की बात है कि जब अपन चैप्टर को समझ रहे थे, समझने के टाइम में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा, कि क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है। अब जब तुम्हें वर्ड समझ में आने लग जाते हैं तो फिर उसमें कोई एग्जाम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, एंटिटी के पर्सनल की इंक्वायरी करना, तो मुझे कुछ समझाने की शायद ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। और जिस लेवल में अपन इंक्वायरी पढ़ के आए वो तो और इससे ज़्यादा डीप में पढ़ के आए। और लायर्स की इंक्वायरी करते थे, ठीक है, LIERS, ठीक है। चलो उसके बाद ऑब्जर्विंग द ऑफ स्पेसिफिक कंट्रोल, पर्सनल से पूछ लिया अपन ने, इंक्वायरी कर ली, अपन को पता पड़ा ये कंट्रोल है। अब ऑब्जर्व करके देख लो कि कैसे चल रहे हो। ऑब्जर्व मतलब अपन देखते कि चल कैसे रहे कंट्रोल, ठीक है। अब तुमने देखा होगा कि कंट्रोल के बारे में ये लोग कम्युनिकेट भी करते हैं, मतलब ये लोग कई चीज़ों के बारे में कम्युनिकेट करते हैं पॉलिसी मैनुअल के थ्रू, ठीक है। और अपन ने देखा था कि इनके इंटरनल कंट्रोल मैनुअल्स भी होते हैं, पढ़े थे कई इंटरनल कंट्रोल मैनुअल्स? बता रहा हूँ तुम्हें। इंटरनल कंट्रोल मैनुअल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनुअल्स बता रहा हूँ, पता नहीं यहाँ आएगा या बाद में आएगा। रुको रुको रुको, हाँ वो तुम मुझे वो बता रहे हो ना पुराना वाला, अरे मैं तो दूसरा बता रहा हूँ, शायद वो आगे आएगा या मुझे ऐसा लगा पहले पढ़ लिया या तो आगे आएगा। हम ऑब्जर्व करते हैं मैनुअल्स वगैरह को जिसमें कंट्रोल के बारे में लिख रखा होता है इन्होंने कि ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, ये पर्सन ऑथराइज करेगा। सेग्रीगेशन के बारे में पूरा लिख रखा है कि सेग्रीगेशन कैसे होगा, ठीक है। तो
ऑब्जर्व कर लिया, इंस्पेक्ट कर लेंगे डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट, उसके बाद आएगा ट्रेसिंग ट्रांजैक्शन। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम को चेक कर लेंगे, कैसे? ट्रांजैक्शन को ट्रेस करके, उससे पता पड़ जाएगा कि ट्रांजैक्शन को इंटरनल कंट्रोल बराबर कैप्चर कर रहा है नहीं कर रहा। इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़े ना ऊपर, ये कैप्चर करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम, हाँ, तो ये बराबर कैप्चर कर रहा है नहीं कर रहा, वो ट्रांजैक्शन को ट्रेस करके देख लो। कोई भी एक सेल का बिल ले लो और देख लो बराबर उसकी एंट्री है या नहीं है, ठीक है? तो सेल वगैरह, परचेस वगैरह, किसी की भी एंट्री चेक कर लो कि सारी एंट्री तुम्हें मिल रही है या नहीं मिल रही, ट्रेस कर लो। तो ट्रेसिंग ट्रांजैक्शन थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेवेंट टू, ठीक है? सिस्टम में जो एंट्री है उसके ट्रांजैक्शन हुए या नहीं हुए, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उसके सिस्टम में एंट्री या नहीं है, तो अपन ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर लेंगे, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू। चलो, ये हो गई 4 चीज़। पहला आया इंक्वायरी पर्सनल का, एंटिटी के। दूसरा है ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, कंट्रोल के एप्लीकेशन को, ठीक है। एंटिटी के पर्सनल की इंक्वायरी करेंगे, कंट्रोल के एप्लीकेशन को ऑब्जर्व करेंगे। कोई भी स्पेसिफिक कंट्रोल को अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, साथ में डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, इंस्पेक्ट कर लिया, और लास्ट ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर लिया, ठीक है। अब हमेशा इंक्वायरी वर्ड जब भी आता है तो ऐसे बोलता है इज नॉट सफिशिएंट, इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट। इंक्वायरी कभी अपने आप में सफिशिएंट नहीं होती। इंक्वायरी में तो लोग बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, झूठे भी हो सकते हैं, सारे झूठे ही तो लोग होते हैं, कौन सच बोलता है? हाँ, बचपन में भले कितने ही पढ़ लो, ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, इससे तो नहीं उनको ये सच्चाई बोलने की आदत पड़ जाती है। तो इंक्वायरी कभी भी अकेली सफिशिएंट नहीं होती। अब यह जो बात बोलता है ना, मजा आ जाएगा, तुम्हारी आत्मा खुश हो जाएगी, इतनी प्यारी बात बोल। बताओ भी क्या बोलता है? ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एंटिटीज कंट्रोल इज नॉट सफिशिएंट टू टेस्ट देयर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। सुनना, ये लाइन सुनना, ये ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एंटिटी कंट्रोल, तुमने कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ले ली, इज नॉट सफिशिएंट टू टेस्ट देयर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। उससे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को टेस्ट नहीं कर पाओ। कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेने से उसके ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में पता नहीं चल जाएगा, ठीक है। हमने कहा फिर क्या करें? फिर बोलता है अनलेस देयर इज सम ऑटोमेशन दैट प्रोवाइड फॉर द कंसिस्टेंट ऑपरेशन ऑफ द कंट्रोल। अब समझाता हूं मैं, समझना। आज क्या हुआ कि कंट्रोल का मैंने ऑब्जर्व किया, कंट्रोल कि कैसे चल रहा है। अब कंट्रोल था मैनुअल कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल था? मैनुअल कंट्रोल, ठीक है। ये इसको साइन करेगा, तब जाके ट्रांजैक्शन होगा, ऑथोराइज करने के बाद ये वाला बंदा पेमेंट करेगा, ये ऐसे होगा। तो मैं देख रहा हूँ बराबर काम ऐसे ही कर रहे हैं लोग मेरे साथ, है ना। तो आज अगर मैंने किसी काम को होते हुए देख लिया अपने सामने कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं काम, ठीक, मेरे सामने ऐसे कर रहे हैं, मतलब आज मैंने क्लास में खड़े होकर बच्चों को देख लिया कि सारे बच्चे पेपर पे ही ध्यान दे रहे, कोई चीटिंग नहीं कर रहा, तो क्या मेरे क्लास के बाहर जाने के बाद भी ऐसे ही होगा? कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। हो सकता है मैं एज अ फ्लाइंग चेकिंग के लिए आया हूँ मैं, और मैं जैसे ही बाहर निकला, ठीक है, जो टीचर वहाँ पर इन्विजिलेटर जो वहाँ पर जो था वो प्लस बच्चे दोनों मिलकर के हंगामा कर रहे हैं, बसा कर रहे हैं सब, ठीक। तो मैं तो ऑब्जर्व करके क्या गया, कंट्रोल बिल्कुल सही है, और टीचर को जो लगाया वो कंट्रोल है बच्चों के ऊपर, है ना, चीटिंग ना करे। तो मैंने कहा बढ़िया टीचर भाई, बिल्कुल ऐसे बराबर टीचर ऐसे खड़ा है, बैठा भी नहीं है और बराबर बच्चों को देख रहा है। टीचर को पता है वो आ गए फ्लाइंग चेक करने के लिए आ गए, तो टीचर बराबर खड़ा है, सब बच्चों को ऐसे देख रहा है, ऐसे चल फिर रहा है बराबर ऐसा, ठीक है, ऐसा ऑब्जर्व कर रहा है। मैंने देखा, मैंने कहा हाँ यार टीचर बराबर कर रहा है। जैसे ही वो गया, वो वापस बैठ गया, मोबाइल चला रहा है, मोबाइल चला रहा है भाई, नींद आ रही है, झोंके आ रहे हैं उसको, तो सो रहा है वो। बीकॉम में तो मैं सोते भी मिल जाएंगे, है ना। तो बेटा वो सो रहा है, झोंके खा रहा है, मतलब ही नहीं है, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं। तो क्या मुझे एक बार कंट्रोल सही दिखा? सुनो, मुझे सुनो, मेरी बात सुनो। क्या मुझे एक बार मैनुअल कंट्रोल सही दिखा तो उससे ये साबित हो गया क्यों इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है? नहीं ना, समझ गए ये बात। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, दिमाग के तार हिल जाएंगे सारे, सुनना, ध्यान सुनना। उसी जगह पे ऑटोमेटेड कंट्रोल होता और उसको मैं देखता कि ये ऐसे चल रहा है। ऑटोमेटेड कंट्रोल जो अपने आप करता है सारा काम। जैसे बैंक के अंदर एक पर्सन दूसरे को रुपया ट्रांसफर करेगा तो कोई पर्सन नहीं होगा बीच में। आज ए ने बी को रुपया ट्रांसफर किया तो ए का बैंक अकाउंट, ए के बैंक के अंदर एक पर्सन बैठा है,
वो जैसे ट्रांसफर किया तो ये पर्सन ने उसको ऑथोराइज किया तब जाके रुपया गया, ऐसे नहीं होता, ये सब ऑटोमेटेड होता है। तो अगर मैंने ऑटोमेटेड को समझ लिया और मेरे सामने ऑटोमेटेड वाला जो कंट्रोल है वो बिल्कुल सही चल रहा है मेरे सामने, तो मेरे बाद भी सही चलेगा क्या? हाँ, उसमें कंसिस्टेंसी होती है, समझे बात को? मैनुअल कंट्रोल में कंसिस्टेंसी वो सदा हमेशा सदा एक जैसा नहीं हो सकता, बदलता रहता है, ठीक है। कभी मैंने कहा यार मेरे पास पासवर्ड है, मैंने कहा यार मैं एक काम कर, पासवर्ड में तेरे को बता देता हूँ, आज मैं लेट आऊँगा, जल्दी से तू ये कर देना, माथे ना आया बॉस, ऐसा वैसा, ऐसे अपन ने दूसरों को बता दिया या कुछ भी कर दिया। मैनुअल में तो कुछ भी हो सकता है ना, ऑटोमेटेड में नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटेड पे भरोसा किया जा सकता है। तो देखो अभी अब लाइन मेरे को समझ में आ जाएगा, करो स्टार्ट। ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज कंट्रोल। अगर तुमने कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ले ली, इज नॉट सफिशिएंट टू टेस्ट देयर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस टेस्ट करने के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, कि भाई हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली इसका मतलब वो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है, नहीं, उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस टेस्ट करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है, अनलेस देयर इज सम ऑटोमेशन। ऑटोमेशन हो तो फिर वो समझ गए तुम लोग, ऑटोमेशन में समझना ही टेस्ट करना होता है। मतलब तुम अगर उसको समझ गए कैसे चल रहा है वो, और तुम्हें पता पड़ गया कि ये इफेक्टिवली चल रहा है, तो बस वो उसका ऑपरेशन इफेक्टिवली ही है, ठीक है। तो अनलेस देयर इज सम ऑटोमेशन दैट प्रोवाइड फॉर द, ऑटोमेशन में क्या होता है? कंसिस्टेंट ऑपरेशन ऑफ द कंट्रोल। कंट्रोल का ऑपरेशन कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। अभी समझ में आई बात? तो कंट्रोल को अंडरस्टैंड करना इज नॉट सफिशिएंट टू टेस्ट देयर एफिशिएंसी। उसकी एफिशिएंसी टेस्ट करने में सफिशिएंट नहीं है, अनलेस कंट्रोल क्या हो? ऑटोमेशन हो, अनलेस देयर इज सम ऑटोमेशन, ठीक है। आई बात समझ में? एग्जाम्पल दे रखा है, ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस अबाउट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मैनुअल कंट्रोल एट अ पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तुमने एविडेंस ऑब्टेन किया, तुम्हारे सामने बिल्कुल सही चल रहा है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहा, ठीक है। इन टाइम, पॉइंट इन टाइम डज नॉट प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। एक टाइम पे तुमने देखा कंट्रोल सही चल रहा है, इससे तुम्हें ऐसा एविडेंस नहीं मिल जाएगा कंट्रोल क्या है? इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है। इसीलिए तो कहते हैं थ्रू आउट द ऑडिट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का यूज करो, मेंटेन करके रखो प्रोफेशनल स्केप्ट, यानी कि चौकन्ना रहो, बीइंग अलर्ट, है ना। मतलब मैंने कंट्रोल को चेक कर लिया, मेरे सामने इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है, तो अब मैं अलर्ट ना रहूं, इससे रिलेटेड नहीं रहना है अलर्ट। तभी तो बोलते हैं क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट, अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, चौकन्ना रहना है थ्रू आउट दी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करना होता है थ्रू आउट द ऑडिट। वो इस लाइन से ही पता पड़ रहा है। देखो लाइन में एग्जाम्पल में बोल रहा है कि अगर तुमने ऑब्टेन किया ऑडिट एविडेंस अबाउट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मैनुअल कंट्रोल, कि इंप्लीमेंटेशन का तुमने एविडेंस ऑब्टेन कर लिया कि इंप्लीमेंट हो रहा है, एग्जिस्ट भी है, यूज में भी आ रहा है, यही मतलब हो रहा है इंप्लीमेंटेशन का, है ना, कि एग्जिस्ट भी है मैनुअल कंट्रोल और यूज में भी आ रहा है एट अ पॉइंट इन टाइम। एक टाइम में तुमने देख लिया कि एग्जिस्ट भी है, यूज भी कर रहे हैं लोग, ठीक है। इट डज नॉट मीन्स या इट डज नॉट प्रोवाइड क्या? ऑडिट एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल इन अदर टाइम। एक टाइम में चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है दूसरे टाइम में भी चल रहा है ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट। खत्म, मस्त लाइन है, शानदार चीज, ठीक है। तो कंट्रोल के अंडरस्टैंडिंग लेने का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि वो अगले टाइम में भी सही चल रहा है इफेक्टिवली, यानी कि वो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है, ये पता नहीं चल जाता अनलेस जब तक वो कंट्रोल क्या ना हो, ऑटोमेशन ना हो, ठीक है, उसमें कोई ऑटोमेशन ना हो। क्योंकि ऑटोमेशन से ऑटोमेटेड कंट्रोल क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है, उसका ऑपरेशन कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। अब एक नया टॉपिक शुरू होता है यहां से, पॉइंट नंबर 5 आ गया ना। देखो अब नई चीज पढ़ेंगे, अब कुछ सिग्निफिकेंट रिस्क की बात करेंगे अपन, कुछ भारी रिस्क की बात करेंगे। रिस्क दैट रिक्वायर्ड स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, ऐसे रिस्क जहां पर तुम्हें बहुत ध्यान देना है, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। सबसे पहले ऑर्डर डिटरमिन करें अपने प्रोफेशनल जजमेंट यूज करके कि क्या रिस्क सिग्निफिकेंट है क्या, ठीक है। तो जो सिग्निफिकेंट हो रिस्क, उस पर क्या देना है? स्पेशल ऑडिट। सिग्निफिकेंट रिस्क रिक्वायर्ड स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। अब ये तुम्हें बताएगा सिग्निफिकेंट किसे बोलते हैं।
तुमने कहा ICICI से कि यार आप कह रहे हो सिग्निफिकेंट रिस्क देखो, सिग्निफिकेंट किसे बोलते हैं? तो ICICI ने कहा कि पीजे एक्सरसाइज कर। हमने कहा क्या पीजे पीजे करते रहते हो, पीजे एक्सरसाइज कर, पीजे कुछ समझाओ भी तो सही। तो ICICI ने कहा देख, इन एक्सरसाइजिंग पीजे एज टू विच रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क द ऑर्डर शेल कंसिडर एटलीस्ट द फॉलोइंग। अब ICICI ने कहा एक काम कर, पीजे एक्सरसाइज करने का मतलब होता है यहाँ पर कि कम से कम इसमें से कुछ एक तो होना चाहिए। द ऑर्डर शेल कंसिडर एटलीस्ट द फॉलोइंग, कम से कम ये तो कंसिडर कर तू, ये तो एटलीस्ट है, मतलब ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें देख ले बस। फ्रॉड वाला रिस्क हमेशा सिग्निफिकेंट माना जाता है। ठीक है, तो ये बता रहा है कौन सा रिस्क सिग्निफिकेंट माना जाता है, फ्रॉड वाला सिग्निफिकेंट। और वेदर द रिस्क, अभी तुम्हें समझ में आता है ना फ्रॉड वाला सिग्निफिकेंट क्यों है? ये अपन ऊपर ही पढ़ चुके नेचर साइंस के अंदर, याद है तुम्हें? मॉडलिटी के अंदर जो नेचर साइंस पढ़े थे, तो उसमें नेचर का एग्जाम्पल यही था कि फ्रॉड से होने वाला छोटा सा फ्रॉड से होने वाला छोटा सा लॉस भी अमाउंट का सिग्निफिकेंट माना जाता है, मटेरियल माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर छोटा हो सकता है, छोटी चोरी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, या फिर वो एग्रीगेट होकर बड़ी हो जाए। ठीक है, समझ लो तुम लोग। तो फ्रॉड के केस में अपन ये नहीं देखते कि अमाउंट छोटा है बड़ा है। तो नेचर और साइंस में पढ़े थे मटेरियलिटी के अंदर, नेचर का एग्जाम्पल फ्रॉड वाला दिया था। ठीक है, नेचर के अंदर एग्जाम्पल दिया था फ्रॉड वाला, ऊपर देखना फ्रॉड वाला एग्जाम्पल, एक टेबल बनी है उसके ऊपर एग्जाम्पल लिखा हुआ था। ठीक है, चलो आ जाओ। रिस्क ऑफ फ्रॉड सिग्निफिकेंट माना जाता है रिसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग और अदर डेवलपमेंट लाइक चेंजेस इन रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। कोई भी चेंजेस आए एनवायरनमेंट में, है ना? अरे पता ही है अपन को, चेंजेस और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों मिलकर अराइज करते हैं बिजनेसेस। ठीक है, चेंजेस तो कहीं ना कहीं तक छूटेगा ही नहीं। यानी कि मान लो AS से इंड AS आ गया, खतरनाक बात है अभी। अब पता नहीं उन लोगों ने क्या इंटरप्रेट किया होगा, अर्थ का अर्थ तो नहीं कर दिया उन्होंने। ठीक है, सही से तो उन्होंने इंटरप्रेट किया है ना, अर्थ का अनर्थ तो नहीं कर दिया, कोई गलत चीज तो नहीं समझ गए। पहली बार GST आया, कई लोगों से गलती होती थी, क्योंकि समझना पड़ेगा ना भी GST कैसे करना है। पहले वेट चल रहा था, वेट वैल्यू एडेड टैक्स, फिर GST आया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ऐसे कोई चेंज में जाते तो वो बहुत दिक्कत आती है। हाँ बेटा, सिग्निफिकेंट रिस्क का तुम्हें एक पूरा चार्ट बनाकर दिखाया था, पूरा एक मैट्रिक्स बना के दिखाया था। अगर मैग्नीट्यूड और लाइक्लीहुड दोनों ही ज्यादा है तो ऐसे रिस्क को सिग्निफिकेंट रिस्क बोलते हैं। लाइक्लीहुड भी और मैग्नीट्यूड भी, जिसके होने के चांस भी ज्यादा हो कि ये होगा ही होगा, और होगा तो बहुत बड़े अमाउंट से होगा, तो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, फिर इसका दूसरा एग्जांपल अपन ने लिया कि दोनों ही कम हो, लाइक्लीहुड भी कम हो, होने का चांस भी बहुत कम हो कि शायद ही ऐसा कुछ हो। मैं रिस्क की बात कर रहा हूं, पहले समझ लो। रिस्क का मतलब होता है खराब चीज होने के चांस। तो किसी खराब चीज होने के चांस भी बहुत कम है कि ये हो। ठीक है, चांस की बात कर रहे हैं बस। ठीक है, और होगा भी अगर तो बहुत छोटे अमाउंट से होगा, 2-3 हज़ार या 5-6 हज़ार से होगा, तो वो रिस्क हो गया इनसिग्निफिकेंट। अब इनके बीच में चलते, लाइक्लीहुड ज्यादा मगर मैग्नीट्यूड बहुत कम, इमटेरियल। ठीक है, और लाइक्लीहुड कम लेकिन मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा, तो मटेरियल मानते फिर अपन उसको। ठीक है, तो मेन जो रिस्क होता है वो सिग्निफिकेंट रिस्क ही होता है। हम जब ऑडिट में बात करते हैं रिस्क की तो सिग्निफिकेंट की बात करते हैं, और मिस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो मटेरियल की बात करते हैं। आई बात समझ में? मिस स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट की बात करेंगे, और रिस्क में हमेशा सिग्निफिकेंट रिस्क की बात करोगे। मटेरियल रिस्क नहीं मिलेगा कहीं पे भी। मिला क्या कहीं पे मटेरियल रिस्क? बताओ मेरे को ढूंढ के। नहीं ना, रिस्क में अपन सिग्निफिकेंट रिस्क की बात करते हैं। सिग्निफिकेंट मतलब बहुत बड़ा रिस्क। ठीक है, चलो। तो रिसेंट चेंजेस भी क्या होता है? रिसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग और अदर डेवलपमेंट्स। एक बात याद रखना, ये जो इकोनॉमिक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं ना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डेवलपमेंट्स। ये चेंजेस है, रिसेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इकोनॉमिक अकाउंटिंग। ठीक है, तो रिसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग और अदर चेंजेस, डेवलपमेंट मतलब चेंजेस। अगर तो समझ में ना आता हो चेंजेस लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, लाइक चेंजेस इन रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, सिंपल सी भाषा में लिखना हो ना
तो रिसेंट सिग्निफिकेंट लीगल और रेगुलेटरी चेंजेस, बेटा तुम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हो यार, चैप्टर नंबर 2 में स्ट्रेटेजी के अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस। वहां पर ज्यादा लोग रखेंगे, क्यों रख रहे हो ज्यादा लोग? क्योंकि वहां पर रिस्क क्या है? सिग्निफिकेंट। स्ट्रेटेजी बोल रही है या ज्यादा लोगों को रखो, वही पॉइंट है ना, असाइन करने वाला, टीम वर्क एफर्ट को वो बांटने का, उसमें पढ़ देना ये चीज अपन, हाँ, चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो चैप्टर नंबर 2 में बोलता है कि टीम एफर्ट को ज्यादा कहाँ लगाएंगे? जहां पर कोई चेंजेस वगैरह जैसी चीजें होगी, ठीक है। तो क्यों लगाएंगे? क्योंकि रिस्क क्या है वहां पर? ज्यादा। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन 50 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। बिजनेस एक्वायर करना कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन होता है। चलो आ जाओ। सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, रिलेटेड पार्टी के साथ कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हो तो, बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन, और सिग्निफिकेंट ना हो तो ऐसा कोई छोटे मोटे अमाउंट का दिक्कत नहीं आती। हाँ, डिस्क्लोजर वगैरह बहुत जरूरी है, वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल, सब्जेक्टिविटी कितना यूज कर रहे हो? क्योंकि सब्जेक्टिविटी में क्या होता है? अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, स्पेशली दोज मेजरमेंट इन्वॉल्विंग अ वाइड रेंज ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, ऐसा मेजरमेंट जहां पर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व हो। एग्जाम्पल लिख रखा है तुम्हारे लिए कि जैसे लैपटॉप की अगर वैल्यू है निकालनी है, तो लैपटॉप की मार्केट वैल्यू पता होती है मन, लेकिन आर्टिस्टिक वर्क होता है तो उसकी मार्केट वैल्यू नहीं पता होती, इजीली नहीं मिलती है बंद को, ठीक है। डोंट हैव क्लियर मार्केट वैल्यू। चलो, तो ऐसे ही कोई चीज को अपन, ऐसी ही कोई चीज का वैल्यूएशन कर रहे हैं अपन, तो वैल्यूएशन जो होता है वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है। आज कोई भाई तुम्हारे पास पुरानी बाइक या पुराना स्कूटर है पुराने ज़माने का, तुम बहुत संभाल के रखते हो, हमारे राम प्यारी, ठीक है, अब हम बहुत प्यार से रख रहे हो उसको, तो अब उसकी वैल्यू अपने लिए पता नहीं क्या होगी, क्यों? क्योंकि मार्केट में तो बिकना बंद हो गई वो, ठीक है। तो पुराना मॉडल है, हम तो ज़्यादा में देंगे, हम तो ऐसा करेंगे, हम तो नहीं बेचेंगे इसको, समझ गए तुम लोग? तो बहुत संभाल के रखते लोग। यामाहा की वो आती ना बाइक RX 100, ठीक है, उसकी क्या वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, बहुत लोग उसको पसंद करते हैं, मतलब बहुत लोगों को अच्छी लगती है वो, ठीक है, यामाहा की RX 100। तो बेटा उसके अंदर क्या होता है, ऐसी कोई चीज़ें होती है, ऐसे कोई एसेट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। Significant transaction that are outside the normal course of business for the entity or that otherwise appear to be unusual. ये समझने की बात, F पॉइंट समझते हैं। F पॉइंट में वर्ड लिखा है सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, कोई बड़े बड़े ट्रांजेक्शन जो क्या हो, that are outside the normal course of, क्या मतलब होता है outside the normal course of business? देखो मैं तुम्हें एक समझाता हूँ, outside the normal course क्या होता है। तो पहले नॉर्मल कोर्स का मतलब समझेंगे, फिर आउटसाइड का तो तुम समझ ही जाओगे। नॉर्मल कोर्स का मतलब होता है कि मेरा काम होता है कि मैं 100 रुपये के प्रोडक्ट को उसकी प्राइस में 130 करता हूँ, 10 रुपये का डिस्काउंट देकर 120 में बेचता हूँ, ऐसे ही करता हूँ हमेशा, ठीक है। या मैं 100 रुपये के प्रोडक्ट की प्राइस 150 रखता हूँ और 10% का यानी कि 15 रुपये का डिस्काउंट देकर 135 में बेचता हूँ, ठीक है। तो मैं 10 का ही देता हूँ। अब मैंने कहीं पे 30 का दे दिया, कितने परसेंट दे दिया? 30% दे दिया, तो ये क्या हो गया? आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ऐसे देखो तुमने कि क्यों 35 का दिया डिस्काउंट, ठीक है, ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स हो गया। आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स का मतलब होता है नॉर्मल कोर्स में हम जैसे काम कर रहे हैं, जैसे इसको ऑर्डर दे रहे हैं, जितना माल जिस टाइम में मंगवा रहे हैं, जो भी चीज हम कर रहे हैं नॉर्मली, हम पिछले सालों से ऐसे ही करते आ रहे हैं, हर महीने हम ऐसे ही करते हैं, उसमें कोई फर्क पड़ जाए तो उसे बोलते हैं आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स। आई बात समझ में? तो यहां लिखा है सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर द एंटिटी और दैट अदरवाइज अपीयर टू बी अनयूजुअल, या तो अनयूजुअल। कितने बड़े बनने? फ्रॉड वाला तो हमेशा, चेंजेस वाला और कॉम्प्लेक्सिटी वाला। कभी याद करना ही नहीं पड़ेगा चेंजेस कॉम्प्लेक्सिटी को, साथ ही चलते ही दोनों, चेंजेस और कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। फ्रॉड वाला सिग्निफिकेंस होता है और रिलेटेड पार्टी वाला, याद करो बेटा, वो इनहेरेंट लिमिटेशन के अंदर एक पॉइंट आया था, ठीक है, उसके अंदर अपन ने बड़ा मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व हो सकता है, फिर उसके बाद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बढ़ा, है ना,
तो फ्रॉड रिलेटेड पार्टी वहाँ आए थे। चेंजेस और सिग्निफिकेंट कॉम्प्लेक्सिटी इसके पहले आए, जस्ट अभी पढ़ के आए, है ना। चलो फिर आता है सब्जेक्टिविटी मेजरमेंट, ये भी वहाँ पढ़े थे अपन, ठीक है, इनहेरेंट लिमिटेशन के अंदर कि भाई अकाउंटिंग होता है सब्जेक्टिव अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग, है ना। चल डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी और लास्ट सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स। ठीक, तो पहले चैप्टर की कुछ चीज़ें और अभी का चेंजेस और कॉम्प्लेक्सिटी। तो पहले चैप्टर में अपन पढ़ के आए जजमेंट के बारे में। सबसे पहला मैनेजमेंट का जजमेंट होता है, साथ में मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व होता है, साथ में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है। ये तीन चीज़ अपन चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए, सबके सब सिग्निफिकेंट रिस्क है, ये सबके सब। वो जितने भी नाम तुमने पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 में वो सब सिग्निफिकेंट रिस्क है। जजमेंट जहाँ ज़्यादा होता है, डिग्री ऑफ जजमेंट, जब ज़्यादा जजमेंट लगाना होता है, बहुत सोचना पड़ता है जिसके लिए, तो वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट रिस्क कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है, फ्रॉड तो सिग्निफिकेंट होता ही है। रिलेटेड पार्टी सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वो भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, रिस्क वहाँ पर भी क्या है, सिग्निफिकेंट रिस्क है। ये तीन हो गए वहाँ से चैप्टर नंबर 1 से। यहाँ से ले लो चेंजेस और कॉम्प्लेक्सिटी को, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक लास्ट चीज बची छठी, ABCDE, और एक लास्ट चीज बची F। 3 पॉइंट वहां से लिए, 2 पॉइंट यहाँ से लिए, 5 तो ऐसे हो गए, 3 और 2, बस एक ही बचा आउटसाइड द, जो 3 और 2 के बाहर था, आउटसाइड था, वो था आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, नहीं जितने भी याद रहे, अगर कोशिश करते अगर सारे याद रहे तो कुछ भूल भी गए एग्जाम में। हाँ, ये सोच के जाएंगे 3 ही याद करें। ठीक है, अगर 3 लिखने का आया तो 3 तो लिख देंगे अपन। ठीक है, 4 आ गया तो चक्कर पड़ जाएगा, और 3 ही आए और 1 भूल गया तो चक्कर पड़ जाएगा। आ जाओ, अब सिग्निफिकेंट का बता दिया कैसा होता है। अब ये कह रहा है आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट रिस्क। मस्ती चल रही है इसमें। ये कहता है सिग्निफिकेंट रिस्क इन चीज़ों से रिलेट हो सकते हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं। कौन कौन सी चीज़? अब जो भी तुम ऊपर पढ़े ना, बस वही चीज़ आएगी बार बार, उसके अलावा नया कुछ भी नहीं आएगा। देखना तुम लोग, ये सबसे पहला है नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन। आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स को नॉन रूटीन बोलते हैं। भाई आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स है, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है। चलो नॉन रूटीन ऐसे ही बोलते हैं, जो रूटीन प्रोसेस में ना हो, यानी कभी कभार ऐसा हुआ, ऐसा हर बार नहीं होता, तो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन। जजमेंटल मैटर आइए ऊपर, जजमेंट वाली बात। अब नॉन रूटीन और जजमेंट को समझाएगा, बड़ा ही वेला है। आर ट्रांसलेटेड अनयूजुअल, आ गया अनयूजुअल, नॉन रूटीन, अनयूजुअल, नॉन रूटीन, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स, अनयूजुअल। नॉन रूटीन होता है अनयूजुअल ड्यू टू आइदर साइज और नेचर की वजह से, एंड दैट देयरफॉर अकर इनफ्रीक्वेंटली। अब क्या होता है बेटा, होम मिनिस्टर, हेलो, तो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन होता है अनयूजुअल ड्यू टू आइदर साइज और नेचर, यानी एक बहुत बड़ी सेल कर दी, या बल्क में कोई माल मंगवा लिया कभी, ठीक है, अचानक से बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन कर दिया, तो आइदर साइज की वजह से या फिर नेचर, मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन कभी होता ही नहीं है, ऐसा पहली बार किया है, इतना डिस्काउंट पहली बार दिया है, वो नेचर की वजह से। ये तो अमाउंट इतना बड़ा था या इतना छोटा अमाउंट था, ये छोटा तो कभी होगा ही नहीं, अमाउंट एकदम बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया, तो अमाउंट कभी ज़्यादा बड़ा होता है तो साइज़ की वजह से क्या कहलाता है, नॉन रूटीन कहलाता है, कि भाई इतना बड़ा ट्रांजैक्शन कभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो साइज और नेचर की वजह से, एंड नेट देयरफॉर अकर इनफ्रीक्वेंटली, ऑब्वियस बात है, नॉन रूटीन है तो नॉन रूटीन का मतलब ही इनफ्रीक्वेंट होता है। कैसे लोगे? जजमेंटल मैटर क्या है भाई? मे इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट, डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट फॉर विच देयर इज सिग्निफिकेंट मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। मस्ती कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, परेशान कर रहा है बेटा, यही बात है ना। या जजमेंटल बोला, आगे उसको समझा दिया कि जजमेंटल का मतलब होता है वाइड रेंज ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी होती है उसमें। चलो सिग्निफिकेंट रिस्क देख लेते। आर इनहेरेंट रिस्क विद बोथ लाइवलीहुड भी ज्यादा हो, मैग्नीट्यूड भी ज्यादा, ये तो बताया थे। एक तरीके से अगर देखा जाए तो 3 डेफिनेशन पढ़ा रहा है हमको यहाँ पर, नॉन रूटीन, जजमेंटल मैटर और सिग्निफिकेंट रिस्क की डेफिनेशन। नॉन रूटीन वो होता है
जो हाँ नॉर्मल कोर्स में नहीं होता जो, ठीक है, मतलब अनयूजुअल होता है, अनयूजुअल। नॉन रूटीन को इसने अनयूजुअल के नाम से बताया, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन जो किसकी वजह से हो, अपने साइज या नेचर की वजह से, ठीक है। जजमेंटल मैटर को इसने बताया है कि भाई उसके अंदर क्या हो, सिग्निफिकेंट मेजरमेंट अनसर्टेनिटी हो, ठीक है, कोई एस्टिमेट जिसमें सिग्निफिकेंट मेजरमेंट अनसर्टेनिटी हो, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो उसके अंदर। और सिग्निफिकेंट रिस्क क्या वो होता है जिसमें लाइक्लीहुड भी ज़्यादा, मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा, ठीक है। ये बताइए 3 चीज़ की रेट में। अभी मस्ती का लेवल खत्म नहीं हुआ। द फॉलोइंग आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट रिस्क। भाई तू पहले ही बता चुका हमें ऊपर लिख लिख कर, फ्रॉड वाली बात, रिलेटेड पार्टी वाली बात, पागल है। फिर वही बात कर रहा है, ग्रेटर रिस्क ऑफ मनी मिस्टेकमेंट ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन। असल में क्या है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, नॉन रूटीन कैसे पहचानोगे वो तरीका बता रहा है यहाँ। नॉन रूटीन कैसे पहचानोगे, देख लो, अगर मैनेजमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा हो तो नॉन रूटीन है। और तभी तो मैनेजमेंट इतना इंटरवेंट कर रहा है। आज बिजनेस एक्वायर करोगे ना तो मैनेजमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होगा। मैनेजमेंट बताएगा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को। अब तुम बताओ सेल करिए अपन ने, सेल तो सेल का बिल चढ़वाने मैनेजमेंट जाएगा क्या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास? मैनेजमेंट सेल का एंट्री करने में, जनरल एंट्री करने में इंटरवेंशन करेगा क्या? कॉमन सेंस की बात है। तो तुम्हें कैसे पता पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट है? देख लो किसमें मैनेजमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा था, कौन से ट्रांजेक्शन में ज़्यादा दिख रहा है तुम्हें इंटरवेंशन, ठीक है। इंटरवेंशन, ग्रेटर इंटरवेंशन टू स्पेसिफाई द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। समझ गए ना तुम लोग? अरे सेल का ट्रीटमेंट बताने के लिए मैनेजमेंट जाएगा क्या? वो बताएगा ट्रीटमेंट कैसे करना है इसका। ग्रेटर मैनुअल इंटरवेंशन फॉर डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग, जहां पर डेटा कलेक्ट करके उसे प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा मैनुअल इंटरवेंशन हो ना। मतलब क्या, इससे ये सेल करेगा, ये बिल जनरेट करेगा, ये डिपार्टमेंट ने बिल जनरेट किया, ये डिपार्टमेंट इसको देगा, इससे बिल इसके पास आएगा, इसको देगा, ये चेक करेगा, फिर मेरे पास आएगा, मैं एंट्री करूंगा। ऐसा बहुत ज़्यादा हो, इससे लेना, इससे लेना, उससे लेना। इसमें गलती से कोई रह गया बिल या बीच में से पास होते होते कहीं गायब हो गया तो बताओ पिक्चर बन जाएगी। तो जहां पर मैनुअल इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा हो, किसमें? कलेक्शन में और प्रोसेसिंग में मैनुअल इंटरवेंशन ज़्यादा हो, उस केस में मैनेजमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा हो। किसके अंदर? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर। मैनुअल इंटरवेंशन ज़्यादा हो किसके अंदर? डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग में, कलेक्ट करने में यहाँ से होकर अपने पास डेटा आ रहा है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में होता ही है ना। लास्ट, नेचर ऑफ नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन विच मे मेक इट डिफिकल्ट फॉर द एंटिटी टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द रिस्क। मतलब क्या? अरे वही नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन, मूड हाई कहीं भी आ जाता है। अब नॉन रूटीन है तो इस पर कोई कंट्रोल लगा होगा क्या? अपन कंट्रोल किस पे लगाते हैं? ऑब्वियस बात है, रूटीन में लगाते हैं। मुझे पता ही नहीं ये होगा, ठीक है, तो मैं इस पे क्यों लगाऊंगा? भाई मेरे को कैसे पता एकदम से अचानक से इतना बड़ा ऑर्डर आएगा और ऐसे ऐसे होगा और ये होगा और वो होगा, ठीक। जनरल रूटीन चीज़ों पे अपन कंट्रोल लगाते हैं। तो ये वो है नेचर ऑफ नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन विच में मेक इट डिफिकल्ट फॉर द एंटिटी। भाई नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन का नेचर ही ऐसा है, वो हमें पता ही नहीं है, इसलिए हम उस पर कंट्रोल ही नहीं लगा पाए, ठीक है। तो विच में मेक इट डिफिकल्ट फॉर द एंटिटी, जो एंटिटी के लिए डिफिकल्ट कर दे टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द रिस्क। तो रिस्क पे इफेक्टिव कंट्रोल लगाए, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है नॉन रूटीन के केस में। नॉन रूटीन के केस में एंटिटी के लिए डिफिकल्ट होता है रिस्क को कंट्रोल करना, तभी तो सिग्निफिकेंट रिस्क होता है वहाँ पर। तो ये 4 चीज़ बताई, सिग्निफिकेंट पहचानना है तो 4 चीज़ को देख लो। क्या मैनेजमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा है ट्रीटमेंट में? क्या मैनुअल इंटरवेंशन ज़्यादा है प्रोसेसिंग में, कलेक्शन में? क्या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है क्या वहाँ पर, ठीक है। और क्या नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है क्या? बस खत्म। क्या नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है क्या? बस खत्म। ये पहचानने का तरीका, लिटमस पेपर टेस्ट। चलो आ जाओ। अब फिर शुरू हो गया पागल। ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर। हटाओ रे पागलों, क्या करें इनका। रिक्वायर्ड जजमेंट में भी सब्जेक्टिव और कॉम्प्लेक्स, रिक्वायर्ड असम्पशन अबाउट द इफेक्ट ऑफ फ्यूचर। पका रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग एस्टिमेट और रेवेन्यू रिकॉग्निशन में भी सब्जेक्ट टू डिफरिंग इंटरप्रिटेशन। क्या बोल रहा है?
प्रिंसिपल फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट और रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अकाउंटिंग एस्टिमेट के जो प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, और रेवेन्यू रिकॉग्निशन के जो है, ठीक है, ये सब अलग अलग होते हैं, डिफर करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, एक को पढ़ा दूसरे को नहीं पढ़ा, चक्कर पड़ जाएगा, है ना। रिक्वायर्ड जजमेंट may be subjective or complex or require assumption about the effect on the future event, for example judgment about fair value। कुछ भी याद रखने की बात नहीं है, सिर्फ एक बात याद रख लेना, जजमेंट मैटर के अंदर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है जजमेंट अबाउट फेयर वैल्यू। कभी कभी किसी की फेयर वैल्यू का जजमेंट लेना, एस्टिमेट करना, फेयर वैल्यू का एस्टिमेट करना बहुत टिपिकल होता है, ठीक है। किसी किसी चीज़ की फेयर वैल्यू को एस्टिमेट करना बहुत टिपिकल होता है, दिक्कत आती है फेयर वैल्यू एस्टिमेट करने में। उसमें मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व होता है, जिसमें जजमेंट के अंदर मेजरमेंट अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फेयर वैल्यू कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आती है कभी कभी, जिसमें मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा जजमेंट इन्वॉल्व होता है, जिसमें मेजरमेंट अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो फेयर वैल्यू बस ये याद रखना, फेयर वैल्यू का एग्जाम्पल जजमेंट में काम आएगा, ठीक। 5वां खत्म कर दिया, 6वां अपन पढ़ेंगे कल, और 5वें का रिवीजन करके पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल।